Assalamu alaikum everyone. Welcome to the session. It's lecture number 13 for art of problem solving. So I hope you all are doing good. और जो UCITians हैं या वो लोग जिनके अभी एग्ज़ाम्स चल रहे थे, they have been pretty fine during their exams और फ्री हो चुके हैं अब. And so let's have a start. So let's move on to what we need to actually learn in this whole session of 6 months, and that is problem solving. So जैसे कि just to give you guys a quick recap in few words only, हमने जो आज तक की डिस्कशन की है in our last about 12 sessions, हमने ये कहा है कि किसी भी डिजिटल डिवाइस से थ्रू इंस्ट्रक्शंस अपना काम करवाना जो है ना, हमने इसको प्रोग्रामिंग कहा है. फिर हमने कहा है कि जो हम प्रोग्रामिंग करेंगे किसी भी डिजिटल डिवाइस के ऊपर, उसके दो हिस्से होंगे. पहला हिस्सा ये है कि जो हमारी प्रॉब्लम है हम उसका सलूशन बनाएंगे, उसको हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग कहा था. और दूसरा पार्ट था जिसमें हमने कहा था हम उसमें कोड करेंगे. सो हमने फिर क्या किया, हमने इसको मैंने जो एक रैंडम हमने जो डिवीजन की थी दोनों की कि हम कितना इनको वेटेज दे रहे होंगे. सो वी डिस्कस्ड कि भाई अराउंड 80% जो हमारा सारा फोकस होगा वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर होगा. 20% हमारा फोकस जो है वो होगा कोडिंग साइड के ऊपर. सो फिर हमने इनिशियली कोडिंग से स्टार्ट किया क्योंकि आप में से अक्सरियत को प्रोग्रामिंग आती है. ऑलरेडी आप लोग जो है वो मुख्तलिफ इदारों के अंदर BS इन कंप्यूटर साइंसेज जैसे रिलेटेड डिग्रीज़ के अंदर इनरोल्ड हैं, और आप में से कुछ लोग 3, 4 या 5 जो कोर्सेज हैं वो रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग ऑलरेडी ले चुके हैं. सो लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जो बिल्कुल न्यू कमर्स हैं. सो जस्ट फॉर देम हमने फिर पिछले कुछ सेशंस के अंदर रिवीजन टाइप की, और वो क्विक रिकैप था, एक रिवीजन थी, डिस्कशन उसमें ज़्यादा थी हमारी, और हमने प्रैक्टिकल काम बहुत कम किया. और ऑल्दो उसमें प्रैक्टिकल ज़्यादा होना चाहिए था, जो कि अभी मुझे लग रहा है. उसमें हमने ये देखा कि भाई कोड जो है वो कैसे किया जाता है. तो उसमें मैंने एक बड़ा बुनियादी सा कॉन्सेप्ट आप सबको दिया. वो ये था कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो जब मैं कहता हूँ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसका मतलब ये है कि एक ऐसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिसको हम कंपाइलर या इंटरप्रेटर का नाम देते हैं, जिसको जो इनपुट दी जाएगी अगर वो 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन 1 लाइन बाय 1 लाइन ट्रांसलेट करेगा तो इंटरप्रेटर, और अगर सारा इकट्ठा एक ही दफ़ा ट्रांसलेट करेगा तो कंपाइलर. यानी एक ऐसा ट्रांसलेटर जो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ट्रांसलेशन करके असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है. तो वो जो स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं उसको हमने कहा था कि यार ये एक लैंग्वेज है. यानी जब मैं कहता हूँ सी लैंग्वेज तो उसका एक स्पेशल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, यानी उसके 32 कीवर्ड्स हैं, और उन्हीं कीवर्ड्स को यूज़ करते हुए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर हम कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे. उन इंस्ट्रक्शंस को असेंबली लैंग्वेज में जो चीज़ कंपाइल करेगी ना, उसको कहते हैं सी का कंपाइलर. तो बेसिकली वो कंपाइलर और ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है ना, कि जिनके थ्रू हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कैसे लिख रहे हैं, अब थोड़ा ज़्यादा मुश्किल ना हो जाए आप लोगों के लिए, बहुत सादा रखें इस बात को. यानी ये जो हमारा कंपाइलर है सादे लफ्ज़ों में, बस वही हमारी सी लैंग्वेज है. इसी तरह से पाइथन है तो वो लाइन बाय लाइन करता है, तो वो पाइथन का इंटरप्रेटर. फिर इसी तरह से जावा है, इसी तरह से C++ है. तो हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को उसके कोर पे जाके समझने की कोशिश की कि एक्चुअल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है. वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है बेटा एक सेट ऑफ रूल्स जिसमें दो चीज़ें डिफ़ाइन होती हैं. पहली चीज़ मैंने कही थी कि कीवर्ड्स डिफ़ाइन होते हैं, ठीक है. फिर दूसरी चीज़ मैंने कहा था कि उसके सिंटैक्स डिफ़ाइन होता है, ठीक है. कि कीवर्ड्स यानी किस तरह से चीज़ें हम असाइन कर रहे होंगे या डेफिनेशंस किस तरह से कर रहे होंगे, और फिर उन डेफिनेशंस को या उन कीवर्ड्स को यूज़ करके हम किस स्टाइल से यूज़ करें तो उसका क्या मतलब होगा, वो सेट ऑफ रूल्स लिखे जाते हैं. इसको हम सिंटैक्स कहते हैं. तो कीवर्ड्स प्लस सिंटैक्स जो है ना,
किसी भी लैंग्वेज का, ये वाले जो रूल्स होते हैं, ठीक है, इन रूल्स को मलूज़े खातिर रखती है वो मशीन, और वो उसको असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देती है। आप अगर ये जो सामने मैंने 2 टास्क लिखे हुए हैं, बहुत सिंपल टास्क हैं, आपको अगर अभी मैं कहूँ तो शायद आप 1 मिनट के अंदर अंदर इन दोनों के प्रोग्राम्स बना के मुझे दे देंगे। तो ये मैंने जानबूझ के बहुत सादा सादा लिखे हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि अगर आप ये जो दोनों टास्क हैं इनका सोल्यूशन आप सी में लिखें, चाहे आप C++ में लिखें, चाहे आप पाइथन में लिखें, चाहे आप जावा में लिखें, एट द एंड ऑफ द डे जब मेरी मशीन के ऊपर ये एग्जीक्यूट होंगे ना, तो जो मशीन के ऊपर एक्चुअल में कोड एग्जीक्यूट होगा वो ऑलमोस्ट सबका सिमिलर होगा, दैट इज़ मशीन कोड। और जब मैं ये सारी कहानी आपको समझा रहा था तो हमने फिर बात की थी कि किस तरह से जो चीज़ें हैं वो आपस में लिंक करती हैं। उसमें मैंने गुजारिश पेश की थी कि भाई हमारा सबसे पहले सोर्स कोड होता है, सोर्स कोड असेंबली लैंग्वेज यानी असेंबली कोड में कन्वर्ट होता है, वहाँ से फिर हम मशीन लैंग्वेज यानी ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं। और इसका अगेन वो मैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल में नहीं गए थे कि भाई उसमें लिंकिंग कैसे होती है वगैरह वगैरह, वो बहुत हैवी हो जाता, वरना हम बहुत बिगिनर लेवल पे हमने उसको डिस्कस किया था। तो अगर आप में से किसी को सेशंस मिस हैं तो आप रिकॉर्डेड सेशंस अवेलेबल हैं हमारे $1,000,000 प्लान का जो हमारा यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ से जाके एक रीकैप ले सकते हैं। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो हमने ये आइडिया लिया कि भाई कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, हमने 4 को आपस में कंपेयर किया था, डिस्कस किया था, और आप लोगों ने टास्क भी किया था जो लोग इंटरेस्टेड थे सीखने में, कि हमने कीवर्ड्स जो है ना मल्टीपल लैंग्वेजेस के उनको कंपेयर किया था और ये देखा था कि भाई अगर हमने कंटेनर्स डिफ़ाइन करने हों तो उसके लिए कौन कौन सी लैंग्वेज में कीवर्ड्स हैं, कौन कौन सी में नहीं हैं। तो हमें पता चला कि पाइथन के अंदर हमें नहीं ज़रूरत होती लेकिन तो इसलिए हमने कहा यार ये लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है, बाकियों में ज़रूरत पड़ती है तो हमने कहा ये स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेजेस हैं। मतलब इस तरह से हमने फर्दर लैंग्वेजेस के फिर अक़साम को डिस्कस किया, हाई लेवल और लो लेवल को हमने डिस्कस किया, हमने फ़ाइल और प्रोसेसेस के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया। हम ये सारी डिस्कशन इसलिए कर रहे थे कि जब हमें यानी हमें मशीन्स की समझ आ जाए कि मशीन वर्क कैसे कर रही होती है। हमने सॉकेट्स को बहुत डिटेल में देखा, हमने देखा कि भाई वेब का आर्किटेक्चर के ऊपर सॉकेट्स का क्या काम है, सॉकेट्स कैसे आपस में कम्युनिकेट करती हैं, सॉकेट्स की बातचीत हमने देखी सारी की सारी, IBM की डॉक्यूमेंटेशन भी उठा के देखी जो IBM मशीन्स वगैरह बनाती है जिनके ऊपर सॉकेट्स का सारी सिस्टम कॉल्स होती हैं। सिस्टम कॉल मैंने आप लोगों को समझाई वो क्या होती है वगैरह वगैरह। अगेन वो 12 लेक्चर्स हम सारे तुम्हें यहाँ रिकैप नहीं दे सकते, मैं नाम ही बता सकता हूँ। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमने कोडिंग वाला पार्ट तकरीबन बहुत डिटेल के अंदर देख लिया है कि किस तरह से आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर कोड कर सकते हैं। मैंने आपको कोड करना नहीं सिखाया, मैंने ये सिखाया कि कोड किस तरह से आप कर सकते हैं। यानी आपको गूगल के ऊपर मैंने खुद सर्च करके दिखाई चीज़ें कि मुझे भी नहीं आता, कोई सिंटैक्स एरर या कोई मसला हो रहा है तो हाउ कैन आई ग्रैब इट। जब आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे तो अब कोड करना आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। और अगर आपको कहता है रस्ट के अंदर, जिसका आप नाम भी पहली दफ़ा सुन रहे हो, तो आपको करना पड़े तो यू शुड बी एबल टू डू इट। क्योंकि पर्ल के अंदर कर लें तो आप कहें मैं कर लूँगा, क्योंकि गो में करें आप कहें मैं कर लूँगा भाई, क्योंकि जो मेन ऑपरेशंस है ना वो सब के सेम है। ठीक है, फिर हमने डिफ़ाइन किया था एल्गोरिदम्स को और फ्लो चार्ट्स को। तो लिहाजा अब जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर आए हैं ना तो हम ज़्यादातर हमारा फोकस एल्गोरिदम्स के ऊपर होगा। ठीक है, एल्गोरिदम्स के ऊपर हमारा सबसे ज़्यादा फोकस होगा। और कभी कभी हम अपने आप को समझाने के लिए कॉमन मैन की लैंग्वेज के अंदर जो है सॉल्यूशन लिख रहे होंगे, और या फिर हम जो है फ्लो चार्ट्स का भी इस्तेमाल कर रहे होंगे। सो लेट्स मूव ऑन, और हम प्रॉब्लम सॉल्विंग पे बात करते हैं कि आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमने अपने सेशन का नाम भी आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग रखा है। तो ये प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं तो इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग है क्या भाई, कहानी क्या है। ठीक है, बहुत ईजी लगता है ना, सब कह देते हैं कि जी प्रोग्रामिंग, मुझे बड़ी प्रोग्रामिंग आती है। तो जब कोई भी बंदा ये क्लेम करता है कि मुझे बड़ी प्रोग्रामिंग आती है तो इससे क्या मुराद होती है। देखिए, हमारी डिजिटल डिवाइस है मशीन का काम है कंप्यूट करना। कंप्यूट करते हुए इसको एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी, ये उनको आपस में प्लस करके और उनका आंसर दे देगा। हमने उसी प्लस की टेक्नोलॉजी को सर्किटरी ऐसे की हुई है डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन के थ्रू कि वो हमें हमारी रिक्वायर्ड कैलकुलेशंस देता रहता है। अब ये है कि हम जब खुद को कहते हैं कि मैं एक प्रोग्रामर हूँ, तो मैं ये कहता हूँ कि भाई तुम मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम दो, दुनिया की हर प्रॉब्लम मैं नहीं सॉल्व कर सकता। यानी कि मुझे कहे कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ये प्रॉब्लम, इसको आप सॉल्व कर दें क्योंकि आप प्रोग्रामर हैं, तो मेरा जवाब हाथ के ज़रिए होना चाहिए, ज़बान के ज़रिए नहीं।
क्यों? क्योंकि वो उस बेवकूफ़ को यही नहीं पता कि यार ये तो मुझे प्रॉब्लम दे रहे हो, ये प्रॉब्लम मशीन के ज़रिए डिजिटली सॉल्व होने वाली नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो लिहाजा पहली बात तो हमें ये समझ आई कि मशीन के ऊपर जब मैं खुद को प्रोग्रामर कहूँगा, मैं खुद को प्रॉब्लम सॉल्वर कहूँगा और मैं खुद को कोडर कह रहा हूँ, तो इस वक्त मुझे ये समझ लेना चाहिए कि मेरा स्कोप क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। ठीक है। क्या मेरे इलाके के अंदर बढ़ती हुई दहशतगर्दी को मैं रोक सकता हूँ? क्या मैं वुमेन के ऊपर वायलेंस रोक सकता हूँ? क्या मैं मतलब हैरेसमेंट के केसेस रोक सकता हूँ? क्या मैं एक मतलब बच्चे को गालियाँ देने से रोक सकता हूँ? प्रॉब्लम्स है ना सारी। तो लिहाजा सोशल प्रॉब्लम्स मे बी आई एम नॉट एबल टू सॉल्व। अच्छा, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स मे बी आई एम नॉट एबल टू सॉल्व। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स मे बी आई एम नॉट एबल टू सॉल्व। मैं कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ? मैं सिर्फ वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ जिनका मैथमेटिकल मॉडल बन सकता है। मैथमेटिकल मॉडल एक टेक्निकल वर्ड है। ठीक है। मैथमेटिकल मॉडल, जब मैं कोई भी शख्स आपको कहता है कि भाई आप सिर्फ वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं जिसका मैथमेटिकल मॉडल बन सकता है, इसका मतलब ये है कि उस प्रॉब्लम को आप यानी एक्स वाई जी या इन टर्म ऑफ अ फार्मूला, इन टर्म ऑफ एन इक्वेशन या कुछ इस तरह से आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं कि यार मतलब वो चीज़ ना एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व हो सके। ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप जो सॉल्व होती है वो डिटर्मिनिस्टिक सोल्यूशन होता है, याद रखिएगा। तो लिहाजा वो प्रॉब्लम जिसका डिटर्मिनिस्टिक सोल्यूशन हो, वो प्रॉब्लम जिसका डिटर्मिनिस्टिक सोल्यूशन हो, वो प्रॉब्लम्स जो बार बार एक चीज़ को रिपीट करना जिसमें इन्वॉल्व हो, या एक ही तरह एक ही पैटर्न के ऊपर एक चीज़ सॉल्व हो सकती हो, सिर्फ वो वाले काम मैं मशीन के ज़रिए कर सकता हूँ। सिर्फ उन प्रॉब्लम्स की हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं। तो अभी तक जो मैंने गुजारिशात पेश की, क्या सबको क्लियर है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जब कोई भी कहेगा तो उसका स्कोप क्या है? यानी व्हेनेवर एनीवन सेज कि आई एम अ प्रॉब्लम सॉल्वर, आई एम अ प्रोग्रामर, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो इसका मतलब ये होगा कि ये भाईजान कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो प्रॉब्लम्स जिनका कोई ना कोई मैथमेटिकल सोल्यूशन बन सकता है और मैथमेटिकल मॉडल बन सकता है, उस मैथमेटिकल मॉडल को यूज़ करते हुए मैथमेटिकल रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई करते हुए जो एग्जिस्टिंग हमारे रूल्स बन चुके हैं इस डिसिप्लिन के अंदर, एक रिज़ल्ट, एक सोल्यूशन डिटर्मिनिस्टिकली अगर आ सकता है, तो ये वाली जो प्रॉब्लम है इसको मैं सिमुलेट करूँगा मशीन के ऊपर, जो रिजल्ट्स तुम्हें चाहिए वो रिज़ल्ट वहाँ कंप्यूट होके आ जाएंगे। ठीक है। तो बेस बात यही है, प्रोग्रामिंग ये है। ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग अब इस चीज़ की करनी है। तो लिहाजा अब जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे होंगे तो हम पहली बात तो हम सबसे पहले प्रॉब्लम का एनालिसिस करेंगे कि क्या इसका मैथमेटिकल मॉडल बन सकता है या नहीं बन सकता। ये सबसे पहली बात, जब कभी आपको प्रोग्रामिंग के लिए कोई भी टास्क दिया जाए आपने ये देखना है। फिर जब आप देखेंगे बन सकता है तो सबसे पहला काम आप वो करेंगे, उसका मैथमेटिकल मॉडल बनाएंगे, फिर उसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे। ये आप सारा कुछ ऑन पेपर कर रहे हैं, इसमें कोई आपको लैपटॉप्स, मोबाइल, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब जब आप मोबाइल के अपना मतलब पेपर के ऊपर सारा कुछ सॉल्व कर लिया आपने, आपको पता चल गया कि यही चीज़ है, ऐसे ही होगी, फिर आप उसको कोड करते हैं ऑब्वियसली यूजिंग सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और आप एक प्रोग्राम लिखते हैं और उसको फिर आप कंपाइल करते हैं, टेस्ट करके फिर देखते हैं कि यार मेरी कहाँ गलती थी, क्या चीज़ थी, कैसे थी। आमतौर पे जो मैंने देखा है कि क्योंकि डिटर्मिनिस्टिक होता है तो जो एक बेसिक लेवल के प्रोग्राम्स होते हैं वो लोग पेज के ऊपर ही जो है ना स्टेप बाय स्टेप खुद ही उनको वो फिर चेक कर रहे होते हैं, क्रॉस चेक कर रहे होते हैं उधर ही स्टेप बाय स्टेप कि यार इसके इतनी क्योंकि डिटर्मिनिस्टिक है। ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि उसके इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशंस बहुत कम ही निकल रहे होते हैं। ऑब्वियसली केस एग्जिस्ट, इस तरह के केस एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे मतलब एक जिसको कहते हैं ना अनकाउंटेबल नंबर हो जाता है, तो हम फिर उसको कहते हैं कि इनफाइनाइट है। लेकिन जब कभी कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर चीज़ चल रही है ना तो वो इनफाइनाइट मतलब नहीं होता, डिटर्मिनिस्टिक सोल्यूशन ही होता है। अगर इनफाइनाइट का केस है वो फिर हम उसको अलग से डील करते हैं। अब जो है ना इसके अंदर मैं एक और चीज़ इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा, वो ये है कि अब ना हमें कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जिनका मैथमेटिकल मॉडल भी बन सकता है। ठीक है। यानी वो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी नहीं हैं, वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स ही हैं, लेकिन वो मैथमेटिकली भी फिर सॉल्व नहीं हो सकती। उसकी दो रीजंस में से कोई एक रीज़न होती है। पहली रीज़न ये है कि जो उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस बन सकते हैं ना उसके लिए इतनी ज़्यादा मेमोरी रिक्वायर्ड है कि जो किसी भी डिवाइस के साथ आप नहीं लगा सकते। जब ये वाली चीज़ हो तो वो प्रॉब्लम सॉल्वेबल नहीं रहती। एक दूसरा ये कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इतनी ज़्यादा ब्रांचेस बन रही हैं कंट्रोल्स की कि आपकी कंप्यूटेशनल पावर इतनी ज़्यादा चाहिए कि जो कि आप प्रोवाइड ही नहीं कर सकते।
तो लिहाजा ऐसी प्रॉब्लम जिनका मैथमेटिकल सोल्यूशन तो बन सके, मैथमेटिकल मॉडल तो बन सके, लेकिन इन दो जो हमारे पास लिमिटेशंस हैं इन्हीं की वजह से हम उनको सॉल्व नहीं कर पाते, तो इनको फिर हम क्या कहते हैं, ये प्रॉब्लम्स जो है ना। हाँ जी, कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने एल्गोरिथम्स का कोर्स लिया हुआ है, बताएं ना ज़रा, ये इन प्रॉब्लम्स को हम क्या कहते हैं। आपको भी तो नॉलेज हमें कुछ फ़ायदा दे। वो प्रॉब्लम्स जिनका मैथमेटिकल मॉडल बन जाता है, जो आपको लगता है कि यार सॉल्व हो सकती हैं, और वो प्रॉब्लम बिल्कुल सही लग रही होती है कि यार सॉल्वेबल है, आप उसका सोल्यूशन भी बना लेते हैं, लेकिन जब आप वो सोल्यूशन रन करते हैं ना, उसका आंसर कभी नहीं निकलता। तो आप इस तरह की प्रॉब्लम को आप क्या कहेंगे? गूगल कर लें, चलें। आप सबका गूगल तो है ना, किसी को नहीं आता तो कोई मसला नहीं। टाइम दे रहा हूँ भाई, मैं टाइम दे रहा हूँ आप सबको, करें जल्दी से गूगल। आई एम वेटिंग ऑन फॉर यू गाइज, आप लोगों को रिस्पॉन्स है। जी सर्च कर लिया सबने? अगेन जी उस्मान साहब वालेकुम सलाम, लेकिन बेहतर है पहले मुझे आंसर कर दें जो मैंने पूछा है। सॉरी, मैं आपसे ये जवाब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। गूगल करें कि वो प्रॉब्लम्स जो ड्यू टू लैक ऑफ कंप्यूटेशनल कैपेसिटी या ड्यू टू लैक ऑफ मेमोरी हम वो सॉल्व नहीं कर पाते, तो उनको टेक्निकली एल्गोरिथम्स की ज़बान में क्या कहते हैं। ये मेरा सवाल आप सबसे। तो अगर आप में से फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड वाले बैठे हैं तो वो तो जाहिर बात है इसका आंसर नहीं कर पाएंगे, उन्होंने अभी तक नहीं पढ़ी होगी। लेकिन अगर कोई थर्ड फोर्थ ऑनवर्ड्स बैठे हैं तो ये उनको समझ लेना चाहिए कि उनको नहीं आता ना, या उससे ऊपर वालों को नहीं आता, तो भाईजान आप अल्लाह के फजलो करम से नाअहल वाक़ई, आपको ये पढ़नी चाहिए थी चीज़ें, आपने नहीं पढ़ी अभी तक। सो यार आप लोगों से तो गूगल ही नहीं हो रहा। चलें, ये आप सबका होम टास्क है, आपने मुझे कल आके बताना है, कल के सेशन में, कि भाई उन प्रॉब्लम्स को हम क्या कहते हैं। लेकिन उस्ताद बनने का कितना फ़ायदा अगर आपको खुद भी नहीं आता, बच्चों को कह दो चलो भाई खुद से घर से करके आना। कैसा होम टास्क दे दिया है। अब आप सारे यही सोच रहे होंगे, अच्छी बात है यार, सोचते नहीं, लेकिन कल आप जब करके आएंगे ना फिर मैं इंशाल्लाह उससे बात करूँगा कि उसको हम क्यों कहते हैं, क्या हिसाब किताब है उसका। चले मैं नाम बता देता हूँ, NP कंप्लीट कहते हैं उनको, ठीक है। NP कंप्लीट यानी कोई प्रॉब्लम जो हमारे पोलिनोमियल टाइम में, एक्सटेंडेड टाइम में सॉल्व हो सके, तो वो तो फिर पोलिनोमियल टाइम की कैटेगरी में आ जाती है ना। फिर दूसरी होती है NP नॉन पोलिनोमियल, यानी जो पोलिनोमियल टाइम में वेरीफाई तो हो सके, उसके लिए भी अगेन कैटेगरी है, लेकिन ये NP कंप्लीट इनको कहते हैं। यानी वो प्रॉब्लम्स जो ड्यू टू कंप्यूटेशनल या जो हमारी मेमोरी की कैपेसिटी है उन इश्यूज़ की वजह से आप ना कर पाएँ, तो उनको जो है हम फिर NP कंप्लीट प्रॉब्लम्स कहते हैं। तो
तो अगर आप में से किसी बंदे ने एल्गोरिथम्स का कोर्स लिया हुआ है, डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स का कोर्स लिया हुआ है, उसको अभी तक अगर ये बातें नहीं पता थी तो मुझे हैफ है आप लोगों में। एनीवेज, तो हम बात ये कर रहे थे कि भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, सॉरी प्रोग्रामिंग के अंदर दो बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली बात जो है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, और दूसरी बात जो है वो है कोडिंग। कोडिंग का जो है ना वो आप सबको आइडिया हो गया कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए मैंने क्या कहा कि सिर्फ वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं जो डिटर्मिनिस्टिकली जिनका सोल्यूशन पॉसिबल हो, और हम क्या कर सकते हो, हम उसको मतलब स्टेप बाय स्टेप उनको मैथमेटिकल मॉडल बना के उनका सोल्यूशन लिख सकते हैं। और उस सोल्यूशन के लिए भी एक चीज़ की शर्त है कि वो सोल्यूशन जो हमारी जिस मशीन के ऊपर हमने उसको एज अ प्रोसेस उस प्रोग्राम को रन करना है, प्रोसेसेस का भी कॉन्सेप्ट आप सबको पता है, एज अ प्रोसेस जब हमने उस प्रोग्राम को रन करना है तो वहाँ पे वो लिमिटेड मेमोरी ले और लिमिटेड कंप्यूटेशनल पावर के अंदर सॉल्व कर दे, या जितनी अवेलेबल है उसी के अंदर एक फाइनाइट टाइम के अंदर सॉल्व करके दे दे। देखिए आपको कैसा लगेगा, आप एक प्रोग्राम चलाएं और 6 दिन के बाद वो आपको ना रिज़ल्ट दे रहा हो। मज़े की बात यह कि ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन खुद सोचें कि एक ऐसी प्रॉब्लम हो जिसका आप सोल्यूशन लगा के रखें और कहें मैं 600 साल बाद आंसर दूंगा, तो आपको कैसा फील होगा? आप लगा के रखेंगे उसको, आप कहेंगे भाई फारेगा, ये एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है, अभी हो ही नहीं सकती, दफ़ा कराओ इसको, ठीक है। आप उसकी क्या करें, कंप्यूटेशनल कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, कितनी दफ़ा आखिर बढ़ा लेंगे? आप 2000 टाइम बढ़ा लिया आपने, मे बी 1 लाख टाइम्स बढ़ा ली, मे बी 2 लाख टाइम्स बढ़ा ली, फिर भी कोई कहता है कि अब भी मैं अगर 600 साल मतलब और लूँगा या 6000 साल और लूँगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, तो वहाँ पे आके ना हमारा मतलब एक कंसर्न शुरू होता है। तो इसी वजह से एक डिसिप्लिन हमारा बना है जिसको हम एल्गोरिदम्स का डिसिप्लिन कहते हैं, जो स्टडी ऑफ एल्गोरिदम्स करते हैं, यानी हर एक प्रॉब्लम के मल्टीपल तरह के सोल्यूशन हो सकते हैं मैथमेटिकल मॉडल बनाने के बाद भी। तो वो ये लोग स्टडी करते हैं कि भाई अगर एक प्रॉब्लम को मैं एक तरीके से सॉल्व करता हूँ तो फिर वो कितनी कंप्यूटेशनल कैपेसिटी मतलब कम्प्लेक्सिटी लेता है, कितनी देर में प्रॉब्लम सॉल्व होती है, और अगर मैं दूसरे तरीके से या तीसरे तरीके से करता हूँ फिर कैसे होता है। और इसमें फिर ज़्यादातर लोगों का कंसर्न सिर्फ कंप्यूटेशनल पावर नहीं होता, बल्कि दोनों चीज़ें होती हैं, यानी बेयर मिनिमम मेमोरी एक्वायर करे, बेयर मिनिमम जो है वो कंप्यूटेशनल पावर ले। तो लिहाजा इस चीज़ के अंदर आके फिर लोगों का फोकस होता है कि हमें जो मैथ्स के फार्मूलाज जिनसे आप सब भागते रहे हैं आजकल, जिनको आप याद करते हुए तंग होते थे, तो जो ज्योमेट्री के फार्मूलाज हैं या जो अदरवाइज़ हमारे डिफरेंट तरह के फार्मूलाज बने हुए हैं फिज़िक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, एक एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम थी उसका सोल्यूशन उन्होंने कोई मैथमेटिकल मॉडल बना के और उसका एक फार्मूला बना के उन्होंने आपको दे दिया है। चाहे वो किसी भी डिसिप्लिन की प्रॉब्लम हो, अगर वो रेप्लिकेट हो सकती है और आपको लगता है कि सॉल्व करते हुए ये सेम उसी प्रॉब्लम के ऊपर मैप कर रही है, तो आप उन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करके फिर कम से कम जो है ना उसके अंदर कंप्यूटेशनल पावर और कम से कम मेमोरी को एक्वायर करते हुए आप जो है उसका रिज़ल्ट उसी फार्मूला के तहत कंप्यूट कर लेते हैं, ठीक है। यानी ये ऐसे ही है जैसे अगर मैंने मिसाल के तौर पे किस तरह से आपको एक सादा सी मिसाल दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक नंबर है 1003, ठीक है। 1003 का मैंने स्केयर लेना है, ठीक है। तो अब 1003 का स्केयर लेने के लिए एक तो ये है कि मैं उसको ना मैनुअली बैठ जाऊँ मल्टीप्लाई करने के लिए, दूसरा ये है कि मैं उसको 1000 अलग लिख दूँ प्लस 3 अलग लिख दूँ, जिनका सम हमेशा 1003 ही होगा। अब जब मैं उसका स्केयर करने लगूंगा तो फिर मैं क्या करूँगा, पहले मैं 1000 का स्केयर कर लूँगा, फिर मैं 3 का स्केयर कर लूँगा, फिर मैं इसमें प्लस कर दूँगा 2 टाइम्स ऑफ 1003, ठीक है, यानी 6000 और उसमें ऐड कर दूंगा। तो मैं कहूँगा ये इसका हमेशा के लिए सोल्यूशन। अब मैंने क्या किया, मैंने फार्मूला यूज़ किया, मैंने मैनुअली काम नहीं किया। इसी तरह से जब आपने मतलब कम्बिनेशंस निकालने होते हैं, आपने परम्यूटेशंस फाइंड आउट करनी है, आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, आपने इस तरह के काफ़ी सारे ऐसे ट्रिग्नोमेट्री के काम करने होते हैं, आपने बहुत ज़्यादा और आपने मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स होंगी जो आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो एक ऐसा बंदा जिसकी मैथ्स बहुत वीक है, या एक वैसा बंदा जिसको मैथ्स के साथ दिलचस्पी नहीं है, या एक ऐसा बंदा जो ये नहीं समझना चाहता कि कौन सी प्रॉब्लम किस फार्मूला के तहत सिमुलेट होकर और मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ, वो ज़िंदगी में कभी भी अच्छा प्रोग्रामर तो नहीं बन सकता। ये मेरे से आप लिखवा लें,
ठीक है, जुगाड़ वो लगा सकता है वक्ती तौर पे कहीं ना कहीं स्टैक ओवरफ्लो इधर उधर किसी की सॉल्व की हुई प्रॉब्लम्स को देख के, लेकिन वो खुद जो है एक अच्छा प्रोग्रामर नहीं बन सकता। तो लिहाजा मेरी गुजारिश ये है आप सबसे कि अगर आप अच्छे प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो एक तो मैथ्स में दिलचस्पी लें। आज तक जितने आपको मैथ्स के कोर्सेज पढ़ाए गए हैं ड्यूरिंग योर जर्नी या पढ़ाए जाने हैं, आपने उनको बड़े अच्छे से और इंजॉय करके पढ़ना है। आपने उन मैथमेटिकल इक्वेशंस को किसी रियल लाइफ प्रॉब्लम की सिमुलेशन के तौर पे लेना है और फिर उसको स्टडी करना है। ठीक है, अब देखें जैसे इनहेरिटेंस की प्रॉब्लम है, जैसे लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे ग्राफ्स के अंदर भी लिंक्डइन जैसे है, अब वो बनी हुई है उसके अंदर क्या हो रहा है, यानी मैं हूँ, मेरे कनेक्शंस हैं, वो मेरे साथ सारे लिंक्ड हैं। ठीक है, मैं एक नोड हूँ, मेरे साथ वो सारी नोड्स लिंक्ड हैं और फिर हर नोड के अपने अपने लिंक्स हैं। ठीक है, वहाँ से पता चलता है कि भाई मैं किस बंदे के साथ कितने लिंक्स में हूँ या नहीं हूँ। अब उन्होंने इतने बड़े ज़बरदस्त तरह से ग्राफ्स बनाकर पूरी ग्राफ की डाटाबेस बनाकर उन्होंने डाटा सेव किया हुआ है। आप खुद लेवल चेक करें, मतलब कितने करोड़ों लोगों का, और इतना ज़बरदस्त तरीके से और इतना हैवी किस्म की उनकी कंप्यूटेशन और इतनी मतलब कंप्यूटेशनली ज़बरदस्त किस्म की ऐप है, आप अश कर उठें। और इतना ज़बरदस्त बिजनेस मॉडल है कि बस तो देखिए, अब इतना मतलब इस क्वालिटी का काम करना, हमारे पाकिस्तानियों ने तो अल्लाह के फजल करम से एक भी ऐसा काम नहीं ना किया हुआ। यानी हम करते हैं हम ही हैं, लेकिन दूसरों के आइडिया के लिए मेहनत करते हैं, दूसरों के पैसे भी मेहनत करते हैं और उसका फल भी दूसरे ही खाते हैं। हमने अपने लिए कभी कुछ नहीं किया हुआ अल्लाह के फजल करम से। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि भाई मैथमेटिकली या कंप्यूटेशनली जो है ना, हमें अपने आप को ओके रखना होता है कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए, कि भाई इस चीज़ को जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं बता रहा था एल्गोरिदम का जो है ना डिसिप्लिन जब ये बना तो उनका सारा काम यही है कि वो कॉम्प्लेक्सिटीज़ को स्टडी करते हैं और उसके ऊपर फोकस करते हैं। और हमने भी यही करना है कि भाई हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हमारी कोशिश क्या होगी सबकी कि हमने उस प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व करना है कि वो कम से कम कंप्यूटेशनल स्टेप्स के अंदर ना हमें हमारा सोल्यूशन दे दें। अगर हम कर सकते हैं तो हम गुड इनफ हैं, अगर हम नहीं कर सकते तो हम फारिग हैं। आज के लिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट ये 2 टास्क आप लोगों के सामने हैं और मैं चाहता हूँ कि आप अभी इनको जो है ना प्रॉब्लम इसकी सॉल्व करें, और दोनों की, और ये ऑन पेपर करनी है आपने। ठीक है, और आपने एक सादा सा प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, या इसको एल्गोरिदम कर लें, प्रोग्राम गलत लफ्ज़ है यहाँ पे। आपने एक एल्गोरिदम लिखना है, स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन लिखना है जो क्या करे, यूज़र से पहले कोई नंबर ले, ठीक है, और फिर 1 से लेके उस नंबर तक सम प्रिंट करा दे। इतना सादा सा प्रोग्राम है। ठीक है, इतना सादा सा जो है ना आपने एल्गोरिदम लिखना है इस छोटी सी प्रॉब्लम का। यानी मैं चाहता हूँ कि यार एक बंदा कहे यार मुझे 1000 तक सम दे दो, तो मैं कहूँ 1000 जमा 999 जमा 998 जमा 997 और अप टू 1, मतलब मैं करूँ तो लेट्स सी क्या आंसर आता है। ऐसा तो कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो अब आप देखते हैं कि आप लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं और कितने तरीक़ों से हमारे पास सोल्यूशन सामने आता है। दूसरा प्रोग्राम जो है वो बड़ा क्लैरिटी है इसमें भी कि भाई आपने मल्टीप्लिकेशन वाला जो टेबल होता है आपने वो प्रिंट करवाना है, कोई भी नंबर जो आपको दिया गया हो। ठीक है, सो उसमें फिर आप देख लें, एंड आई होप कि आप अभी ये कर सकते हैं विद इन दिस फ्यू मिनट्स, एंड देन लेट्स डिस्कस कि आप लोगों ने क्या किया और कितना अच्छा किया। लैंग्वेज का तो मसला ही ख़त्म हो गया ना, मैंने कहा एल्गोरिदम लिखें यानी प्रॉब्लम सॉल्व करें, बस स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन दें, बस कुछ भी नहीं चाहिए। और उर्दू में लिखना बेशक, लैंग्वेज पश्तो मुझे आती नहीं है वरना मैं वो भी कह देता। So let's end up this problem solving session as only few of us are left here. So that's it for today and I hope you all have done it well. और इसका सोल्यूशन वेरी सिंपल था कि भाई आपने सिंपल सा यूज़र से इनपुट लेनी थी एंड देन यू आर गोइंग टू यूज़ द फॉर लूप टिल दैट नंबर, और आपने एक सम का वेरिएबल या कंटेनर डिफाइन करना था और उसमें वैल्यू सम करा के प्लेस करते जाना था, एंड एट द एंड ऑफ इट यू आर गोइंग टू डिस्प्ले इट, दैट्स इट।
सेकंड के अंदर एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाना था, और स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपने 10 टाइम्स प्रिंट करा देना था। जो भी नंबर है उस नंबर के अंदर आपको एक मल्टीप्लाई करवाते जाना था 1 से लेके 10 तक, और जो उसका स्पेसिफिक आंसर आना था वो आपने उसमें प्रिंट करवाते जाना था। उसमें सिंपल एक फॉर्मेट करना था आपने आउटपुट के अंदर उन वैल्यूज़ को, उसमें रेलिवेंट स्पेसिंग रखनी थी, सो दैट यू कैन प्रिंट दैट द टेबल एज इट इज़ रिक्वायर्ड। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू ऑल टुमारो इन द नेक्स्ट सेशन। और कल इंशाल्लाह हम बेसिक से थोड़ा सा एक नेक्स्ट लेवल की प्रॉब्लम्स रखेंगे। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, एंड इट्स टाइम से गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।